Dear students of English grammar, we welcome you in our lecture 14 Hindi version lecture. In this lecture, we have a series voice from active to passive voice. इस सीरीज में आपने बहुत सारे स्ट्रक्चर पर बेस्ड पैसिव वॉइस को देखा है और समझा है कि कैसे एक्टिव वॉइस के किसी स्ट्रक्चर को पैसिव वॉइस में आप चेंज करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में आप पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स ऑफ एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं और ये कई तरह के स्ट्रक्चर्स हैं जो आप आज पहली बार सीखेंगे। पीछे हम सिंपल स्ट्रक्चर बेस्ड एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे। आज की ये स्पेशल क्लास एडवांस क्लास है और इसमें आप वेरियस टाइप के स्ट्रक्चर्स को पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इन स्ट्रक्चर्स को समझेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस को समझेंगे। स्टूडेंट, दिस इज एम रहमान एंड यू आर अटेंडिंग ORSC क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। प्लीज टू कंटिन्यू विद अस ऑन वेरियस टॉपिक्स, please subscribe our channel ORSC classes of English language, and if you like our lectures, please don't forget to like and share. आज के इस लेक्चर 14 में शुरू करते हैं पैसिव वॉइस बेस्ड ऑन स्टेटिव वर्ब्स। सबसे पहले जानते हैं कि ये स्टेटिव वर्ब क्या होती है। ये जो स्टेटिव वर्ब है ये हमारे जो सेंसेस हैं उन पर बेस्ड वर्ब होती है और इसको आप टू बी बेस्ड वर्ब्स भी कह सकते हैं। इनका मीनिंग होता है होना। होने का जो मीनिंग है वह वास्तव में बी होता है और बी की जो फॉर्म्स होती हैं वे इज, आर, एम, वॉज, वर होती हैं और इस बी को या टू बी को हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो देखने में तो ये जो वर्ब्स हैं, टेस्ट है, स्मेल है, हियर है, फील है, लुक है, तो ये देखने में तो वर्ब मेन वर्ब जैसी लगती हैं, लेकिन एक्चुअली इनका जो फंक्शन है वह टू बी की वर्ब्स जैसा है। इनके साथ एडजेक्टिव्स यूज़ किए जाते हैं और इनका एक अलग ही फॉर्म स्ट्रक्चर होता है जिसमें इन्हें यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम कहें कि जो शहद है मीठा लग रहा है, तो आप कहेंगे शहद मीठा लग रहा है, तो आप कहेंगे कि हनी इज़ टेस्टिंग स्वीट। ये ट्रांसलेशन गलत होगी। इसको कॉन्टिन्यूअस में आप नहीं ट्रांसलेट करते हैं, इसको आप इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं, हनी टेस्ट स्वीट। अब ये हनी टेस्ट स्वीट क्या है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट तो आपके पास है नहीं, फिर भी आपको इसे पैसिव वॉइस बनाना है। बस यही स्पेशल फीचर है इस सेंटेंस की। आइए देखते हैं इन स्टेटिव वर्ब्स जिनके अंदर टेस्ट, स्मेल, हियर, फील, लुक और दूसरी वर्ब्स भी आती हैं को कैसे हम ट्रांसफॉर्म करते हैं इस स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस में। हमारे पास सेंटेंस है, प्रैक्टिकली द मैट्रेस फील्स सॉफ्ट। मैट्रेस गद्दा नरम लगता है। तो स्टूडेंट्स, इसका जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो मैट्रेस या जो भी यहाँ पर नाउन लिखा हुआ है वो आपने एज इट इज़ लिख देना होता है। उसके बाद आप इज़, आर, एम, वॉज, वर अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट टेंस के अनुसार आप जो है यूज़ करते हैं और यूज़ करने पर उसके बाद आप वहन लगाते हैं और उसके बाद इट इज़ लगा करके जो यहाँ पर आपको वर्ब दे रखी होती है उसको थर्ड फॉर्म में कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका जो स्ट्रक्चर आता है पैसिव वॉइस में वो आता है द मैट्रेस इज सॉफ्ट व्हेन इट इज़ फेल्ट। तो ये स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल क्लियर कर लेना है कि इसी तरह से आपको इन सारी स्टेटिव वर्ब्स को पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करना है। द मैट्रेस फील्स सॉफ्ट, द मैट्रेस इज सॉफ्ट व्हेन इट इज़ फेल्ट। हनी टेस्ट स्वीट, हनी इज स्वीट व्हेन इट इज़ टेस्टेड। इसी तरह से अब हमने पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब ली है और हमने लिखा रोजेज स्मेल्ड नाइस। तो रोजेज वर नाइस बिकॉज यहाँ स्मेल्ड सेकंड फॉर्म है, व्हेन दे वर स्मेल्ड। तो स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर आपने बिल्कुल क्लियर कर लेना है और इसी फॉर्मेट पर आपने आगे आने वाले दूसरे पैसिव वॉइस को ट्रांसफॉर्म करना होगा एक्टिव वॉइस से। इसके बाद हमारा जो अगला स्ट्रक्चर है, जो अगला रूल है या पॉइंट है वह है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बेस्ड बहुत कम सेंटेंसेस यूज़ किए होते हैं और जनरली हम सिंपल सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमारा सिंपल से मतलब सिंपल स्ट्रक्चर्स से है, सिंपल या क्लोजेस से नहीं है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो देखते हैं कि ये क्या है। ही रूइन हिमसेल्फ
तो यहाँ पर हमारा जो है पर्सनल प्रोनाउन हमें ऑब्जेक्ट पर दिखाई नहीं दे रहा है, हमारे पास हिमसेल्फ है। तो ऐसे में क्या करेंगे आप कि ये दोनों सिमिलर होते हैं, चूंकि हिम से आप ही बनाते हैं और ही से हिम बनाते हैं। तो ये मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि इस हिमसेल्फ में से हिम को निकाल कर आप पहले लाए, तो ही जो बिगिनिंग में था वो ही रह गया। और यहाँ टेंस आपने देखा और टेंस को आपने वॉश कर दिया, रूइन कर दिया, फिर हिमसेल्फ वापस आ गया। तो ये बिल्कुल इस तरह से होता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है आपके मैचिंग में है। टेंस आपने हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग यूज किया और हिमसेल्फ अपनी जगह पर रह गया। तो पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर सिंटैक्स है वो इस तरह से होगा, ही वॉज रूइंड हिमसेल्फ, शी ऑलवेज अडोन्स हरसेल्फ, अडोन्स मीन सजाना, ब्यूटीफाई करना, तो शी इज ऑलवेज अडोन्ड हरसेल्फ। तो ये आपने हरसेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्व्स अपनी जगह पर रखना है, और ये जो हर है ये शी इधर आया और शी इधर आकर हर हुआ, तो इसलिए दोनों हमें एज इट इज सेम से लगते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं एम्फेटिक सेंटेंसेस इन इम्पेरेटिव मूड, यानी हम एम्फेटिक सेंटेंसेस को अब पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं। अब ये एम्फेटिक क्या होता है? एम्फेटिक वह क्वालिटी है किसी भी शब्द, किसी भी सेंटेंस की, जिसमें आप किसी कार्य को करने पर जोर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप कहते हैं कि गरीबों की मदद करो, तो अब सिंपल सा आप बनाएंगे हेल्प द पुअर। अगर आप कहेंगे गरीबों की मदद अवश्य करो, तो आप इस पर दबाव दे रहे हैं, और इस तरह से दबाव देने पर जो आपका स्ट्रक्चर होता है, आप ज़रूर या अवश्य के सेंस में आप डू एक्स्ट्रा लगाते हैं बिना नोट के। हालांकि हमें जो डू का यूज़ है वो कुछ इस तरह से करने की आदत होती है, डू नॉट हेल्प द पुअर, तो ये ऑपोजिट मीनिंग जाएगा और यहाँ पर मतलब होगा कि हम गरीबों की मदद ना करें। डू हेल्प द पुअर का मतलब है गरीबों की मदद ज़रूर करें। इट मीन्स इम्पेरेटिव में आप अवश्य रूप से मदद करवाना चाहते हैं, उसके लिए बिना नोट के आपको डू लगाना होगा। अब इस डू को पैसिव वॉइस में क्या करते हैं? अब इम्पेरेटिव सेंटेंस वाले लेक्चर में आपने देखा था लेट द पुअर बी हेल्प्ड। अब इस डू एक्स्ट्रा को पैसिव वॉइस में आवश्यक रूप में हम कैसे दिखाएं? तो इसको हम आवश्यक रूप में दिखाते हैं कि हम इस श्योरली को बी से पहले एडिशनली लगा देते हैं। श्योरली एडवर्ब है, और आपने डू नॉट वाले सेंटेंसेस में देखा था कि नॉट बी कॉल्ड, नॉट बी हेल्प, नॉट बी डन, इस तरह से हम सेंटेंसेस बनाया करते थे। तो अब आपने क्या करना है कि लेट लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लाना है, उसके बाद ये एडवर्ब श्योरली लगाना है जो कि डू एम्फेसाइज को यहाँ डिस्प्ले करता है, उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म करना है। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को आज हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स में आपने बहुत बार इसका रेपिटेशन देखा है और अब आपको आई होप कि अच्छे से आ गया होगा। इसलिए हम आज उन नए पॉइंट्स को फोकस कर रहे हैं जो आपके लिए नए हैं, और हो सकता है ये डिफ़िकल्ट हो, और ये भी हो सकता है कि आज आपने ये पहली बार सुने हों, और अगर आपको ये पहले से आते थे तो बहुत ही अच्छी बात है। डू हेल्प द पुअर, लेट द पुअर श्योरली बी हेल्प्ड, और आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड। अगर आप किसी से कहते हैं कि भाई गरीबों की मदद ज़रूर की जाए, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि गरीबों की मदद ज़रूर ही की जानी चाहिए। तो ये आपका मॉडल बेस्ड सेंटेंस हो गया, और मॉडल्स में आप बी लगाकर थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इस तरह से आप पैसिव वॉइस बनाते हैं मॉडल बेस्ड सेंटेंसेस के। तो किसी भी एक क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ दो सेंटेंसेस विच आर बेस्ड ऑन मैनी आंसर्स, जस्ट लाइक लेट द पुअर श्योरली बी हेल्प्ड। एक बार फिर बता दें कि ये जो श्योरली है ये डू के लिए लगाया गया है, जो कि निश्चितता और सर्टेनिटी और अवश्य होने को दर्शाता है। इन द सेम एग्जाम्पल लेट्स सी डू हेल्प द नीडी, ज़रूरतमंदों की हेल्प ज़रूर कीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा लेट द नीडी बी हेल्प्ड। तो यहाँ पर आपको जो लेट द नीडी बी हेल्प है, आप बताइए कि यहाँ पर हमें क्या शब्द बढ़ा लेना चाहिए। लेट द नीडी बी हेल्प्ड, तो यहाँ पर जो लेट द नीडी बी हेल्प है, यहाँ पर आपको श्योरली बढ़ाना होगा। लेट द नीडी श्योरली बी हेल्प्ड, तो यहाँ पर हमने श्योरली ऐड किया, चूँकि हमारे पास क्या था, यहाँ पर डू था। अब हम अपने दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ चलेंगे,
जिसमें आपने मस्ट का यूज़ किया था। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, द नीडी मस्ट बी हेल्प्ड। तो आपने क्या किया कि बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने द पुअर वाला सेंटेंस बनाया था, आपने द नीडी लगा करके उनकी मदद आगे करवाई। तो यहाँ पर हम सीख गए कि जब भी इम्पेरेटिव सेंटेंस में डू एक्स्ट्रा आता है तो उसे बी से पहले श्योरली लगा करके ट्रांसफॉर्म किया जाता है पैसिव वॉइस में। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। इस एग्जाम्पल नंबर 4 में हमने जो नाम रखा है एम्फेटिक सेंटेंसेस, ये इसी एम्फेटिक सेंटेंसेस इन इम्पेरेटिव मूड। इम्पेरेटिव मूड में जिसमें आप आदेश देते हैं का एक दूसरा रूप है जो कि असर्टिव सेंटेंस बेस्ड है। असर्टिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसके अंदर आप स्टेटमेंट देते हैं। अब नॉर्मल स्टेटमेंट क्या होता है, आई हेल्प्ड यू, मैंने आपकी मदद की। मैंने आपकी मदद करी, ये सीधी सीधी बात है, लेकिन जब मैं इसे एम्फेसाइज करता हूँ, मैं इसमें जो है बात पर जोर देता हूँ, तो होता है मैंने तो आपकी मदद की थी। अब इस तो का क्या करें, तो इस तो की जगह बिना नोट के डिड लगाया जाता है। मैंने तो आपकी मदद की थी, आई सब्जेक्ट है, तो मदद की थी, डिड हेल्प यू। और जब आप डिड लगाते हैं बिना नोट के, तो ये जो है हाईलाइट करने के लिए होता है प्रेशर को, और इस केस में आप हेल्प फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। आई डिड हेल्प यू, यू आर श्योरली हेल्प बाय मी। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने इम्पेरेटिव सेंटेंस में श्योरली एडिशनल लगाया था, वैसे ही आपने यहाँ पर भी जो अब ये टेंस बेस्ड असर्टिव सेंटेंस है, में आपने श्योरली नॉट की जगह पर लगाया है, और जो हेल्पिंग वर्ब आपने लगाई है। स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, आई डिड श्योरली हेल्प यू। अब यहाँ पर जो आपको यहाँ दिया गया है, यहाँ सेकंड फॉर्म दी गई है, तो यहाँ पर आपको वर्क करना होगा। वर्क करना होगा कैसे, चूंकि पास इंडेफिनिट है, तो पास इंडेफिनिट में आप क्या करेंगे, पास इंडेफिनिट में आप हेल्पिंग वर्ब वर यूज करेंगे पैसिव वॉइस में यू के कारण। यू एक प्लूरल प्रोनाउन है, तो आपका आंसर हो जाएगा यू वर श्योरली हेल्प बाय मी। अब यहाँ पर आते हैं अगले एग्जाम्पल पर। अगला एग्जाम्पल है ही डज शो मी द पिक्चर। तो यहाँ शो मी द पिक्चर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मी को आप सब्जेक्ट पर लेकर आए ही की जगह पर, वही आपका ट्रेडिशनल यूजुअल रूल है, और आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में एम यूज़ किया हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में, और डज की जगह आपने श्योरली यूज़ किया शोन द पिक्चर बाय हिम। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर आपने देखा कि इस सेंटेंस में बिना नोट के डज लगा है, और डज के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी है। इस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का मतलब है कि डज यहाँ पर प्रेशर दे रहा है कि दिखाता तो हूँ, दिखाता तो है, या दिखाता तो था, अकॉर्डिंग टू टेंस आप समझ सकते हैं। तो सेंटेंस है ही डज शो मी, तो इस एडिशनल डज की जगह आपने यहाँ श्योरली राइट किया है हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो यहाँ क्या हुआ, ही डज शो मी द पिक्चर, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मी और द पिक्चर, और यहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट वाला जो फॉर्मूला है, वो जो प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा है, वो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। बट फिलहाल हमारा यहाँ पर्पज़ है डज जो कि एम्फेसाइज करता है शब्द, इसका यूज़ करना सिखाना है। तो इस तरह से जो हमारा ट्रांसलेशन आया, जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन आया, वो आया आई एम श्योरली शोन द पिक्चर बाय हिम। आफ्टर दिस आइए एक नए रूल की तरफ चलते हैं, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बेस्ड सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस कौन से होते हैं, ये सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस हैं जिनमें ऑब्जेक्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट लगा होता है। अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब हम ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, तो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में क्या होता है कि हमें किसको शब्द लगाकर पूछना होता है, और जब हम किसको लगाकर पूछते हैं तो हमें आंसर आता है, और वो आंसर ऑब्जेक्ट होता है। ही मेड मी मॉनिटर, तो आप कह सकते हैं ही अपॉइंटेड मी मॉनिटर, एंड द स्टूडेंट्स इलेक्टेड मी मॉनिटर। तो यहाँ पर हमने देखा किसने चुना, बच्चों ने, मैंने, उन्होंने, किसको चुना, मुझको। तो मी क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, लेकिन यह मॉनिटर को नहीं चुना। तो जो ऑब्जेक्ट होता है वह एक ऐसा ऑब्जेक्ट है
एक ऐसा पर्सन है, एक ऐसा टारगेट है जिस पर वर्क किया जाता है। लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट है वो एक प्रोडक्ट है। जो कॉम्प्लीमेंट है वो कॉम्प्लीमेंट, या आप कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट है वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रोसेस किया जाना है। जैसे कि ही मेड मी, तो सारे वर्क किस पर बेस्ड हैं? मी के ऊपर हो रहे हैं। मी को क्या फॉर्म दी जा रही है? मॉनिटर की। तो जो फॉर्मेशन है, जो फॉर्म है, वो आपका कॉम्प्लीमेंट होता है। दूसरे शब्दों में आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ही मेड मी मॉनिटर। तो किसको बनाया? मुझको बनाया। लेकिन यहाँ पर मुझको क्या बनाया? तो जो ऑब्जेक्ट के ऊपर जब आप किया करके सवाल करते हैं तो वह कॉम्प्लीमेंट होता है। इसको आप ऐसे और भी समझ सकते हैं, उसने मुझे बनाया या मुझे बनाया गया। तो ये सेंस अधूरा है, तो मुझे बनाने का सेंस पूरा करने के लिए मॉनिटर वर्ड ने सेंस को पूरा किया, इसलिए इसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे कि इस मॉनिटर ने मी के सेंस को पूरा किया। तो यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट होगा और मॉनिटर कॉम्प्लीमेंट होगा। और कॉम्प्लीमेंट की एक और भी पहचान है कि कॉम्प्लीमेंट से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाया जाता है, या इसे कॉम्प्लीमेंट से पहले कोई एज जैसा शब्द नहीं लगाया जाता है। सीधे सीधे नाउन आता है बिना आर्टिकल, बिना एज के। ये भी एक पहचान है। अगर मॉनिटर ऑब्जेक्ट होता तो ये जो है कॉमन नाउन होता और इससे पहले ए एंड द कुछ तो लगता, बट यहाँ नहीं लगा है। ये भी एक पहचान है। तो आइए देखते हैं कि इसका पैसिव वॉइस कैसे करना है। सिंपली वही ऑब्जेक्ट पहले लाना है, वही सब्जेक्ट पीछे ले जाना है। ऑब्जेक्टिव केस में हेल्पिंग वर्ब लगानी है, थर्ड फॉर्म करनी है और मॉनिटर अपनी जगह एज इट इज़ रहेगा। तो कभी भी भूल से मॉनिटर को ऑब्जेक्ट मानकर आप पैसिव वॉइस ना बनाएं। इसके बाद ऐसे ही दूसरे वर्ड्स हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज़ किया जाता है। जैसे कि अपॉइंटेड है, आप नीचे देखेंगे कि इलेक्ट है। तो अपॉइंटेड के केस में आप क्या करेंगे? आई अपॉइंटेड हिम अ क्लर्क, तो हो जाएगा ही वॉज अपॉइंटेड अ क्लर्क बाय मी। और नीचे देखेंगे द पीपल विल इलेक्ट हिम देयर लीडर, तो आप लिख देंगे यहाँ पर। अब आपने हिम को यहाँ ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट के प्लेस पर लाकर रखा है नॉमिनेटिव केस में। हालांकि ही तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ही रहेगा, लेकिन ये नॉमिनेटिव केस में है तो देखने में सब्जेक्ट जैसा लगता है। तो पैसिव वॉइस के इस सब्जेक्ट ही को, जो कि अपने आप में ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, को हमने ही बना लिया। द लीडर बिल्कुल वैसे ही क्लर्क और मॉनिटर की तरह से ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए उसको वहीं पर छोड़े रखा। और ही विल बी इलेक्टेड देयर लीडर बाय द पीपल। आपने इस तरह से इसका पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। तो यहाँ पर आपने वेरियस स्ट्रक्चर्स, जो कि बिल्कुल अलग तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, को पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करना आज सीखा है। आई होप कि ये जो न्यू स्ट्रक्चर्स हैं आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होंगे। इसी तरह के दूसरे लेक्चर्स को अटेंड करने के लिए आपको जुड़े रहना है और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से। और इस तरह के लेक्चर्स सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और लेक्चर आपको यूज़फुल लगते हैं और समझ में आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। Thanks for being with us, and please keep on watching ORSC classes of English language for further lectures. Thanks and thanks a lot.